हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी के और रेलवेज के और एलाइड एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, राजपूत युग, राजपूत एरा। इसमें होता क्या है कि इसको लोग पढ़ते नहीं हैं या फिर नेगलेक्ट करते हैं, तो उससे बहुत गलती होती है। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। देखिए, 647 ईस्वी में उत्तर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उनके राजवंश के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, गंगा नदी, यमुना नदी और ये प्रयागराज। गंगा नदी के किनारे ही कान्याकुब्ज, जिसको कन्नौज कहते हैं, कान्याकुब्ज सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी थी। सम्राट हर्ष के काल में इस नगर का इतना ज़्यादा विकास हुआ, सांस्कृतिक विकास और आर्थिक विकास, कि ये उत्तर भारत की राजधानी समझी जाती थी और लोग समझते थे कि जिसका कन्नौज पर अधिकार होगा वही उत्तर भारत का अधिपति माना जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो हर्ष के पश्चात भी कन्नौज का महत्व बना रहा। इसका सांस्कृतिक महत्व इतना ज़्यादा था कि इसको महोदय नगर कहा जाता था, सम्मान के साथ महोदय नगर। तो उत्तर भारत में हर्ष के पश्चात भी कन्नौज का महत्व बना रहा, है ना। अब शासक वर्गों को पता था कि कन्नौज पर अधिकार जिसका रहेगा वही उत्तर भारत का सम्राट माना जाएगा। तो दक्षिण में राष्ट्रकूट, राजस्थान के प्रतिहार और बंगाल के पाल डायनेस्टी ने कन्नौज पर अधिकार के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। ये संघर्ष लगभग 150 वर्षों तक चला, जिसको ट्रायंगल बैटल कहा जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है ना। कभी कोई जीतता, कभी कोई जीतता, तो कभी कोई, लेकिन अंतिम रूप से प्रतिहारों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और सम्राट हर्षवर्धन के पश्चात उत्तर भारत के जो अधिपति बने वो प्रतिहार थे। हम लोग एक ग्रंथ पढ़ते हैं, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है, जिसके रचयिता चंदवरदाई पृथ्वीराज तृतीय, जिनको हम महाराजा पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, उनके दरबार में रहते हैं। उस बुक में राजपूतों की 36 जातियों का उल्लेख किया गया है और इसी बुक में राजपूतों की उत्पत्ति की कथा बताई गई है। इसमें ये कहा गया है कि आबू पर्वत पर, आप जानते हैं आबू पर्वत राजस्थान में है, अरावली का पार्ट है, तो आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया और जब उसमें अंतिम आहुति दी गई तो उससे 4 योद्धा प्रकट हुए। वो 4 योद्धा कौन कौन थे? तो चालुक्य, चौहान, प्रतिहार और परमार, है ना। तो इन 4 योद्धाओं ने उसमें देश में धर्म और संस्कृति की रक्षा की। हालांकि हाइपोथेटिकल कहानी है, इतिहासकारों का कहना है कि उस वक़्त के जो संविधान निर्माता थे, समाज को चलाने के जो नियम तय करते थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि विविध जातियों को अग्नि संस्कार के द्वारा हिंदू धर्म में शामिल किया जाए और एक नए वर्ग की स्थापना की जाए। इसी से राजपूत वर्ग का जन्म हुआ, है ना। तो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड की कथा किस बुक में मिलती है? ये बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रतिहार डायनेस्टी, ये जो प्रतिहार हैं, ये अपने आप को भगवान लक्ष्मण का वंशज मानते थे। प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, और वास्तव में इन लोगों ने प्रतिहार की भांति 300 वर्षों तक अरबों और तुर्कों के आक्रमण से भारत की रक्षा की। हिस्ट्री ऑफ राजपुताना बुक कर्नल मार्टिन टॉड ने लिखा है, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से राजपूत युग में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी उनके संबंध में जानकारी मिलती है। आप ये किताब ध्यान में रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ राजपुताना, कर्नल मार्टिन टॉड की एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, ठीक है। तो उत्तर भारत में
जो राजपूत वंशावलियाँ स्थापित हुई उनसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है कभी कभी, है ना। जैसे आज के अफगानिस्तान में हिंदू शाही डायनेस्टी था, जिसके महान राजा जयपाल थे, और महाराजा धीराज जयपाल ने ही सबसे पहले मोहम्मद बिन गजनी का सामना किया था, है ना। उसके बाद गुजरात में चालुक्य डायनेस्टी था, जिसकी राजधानी अनहिलवाड़ होती थी। राजस्थान में चाहमान थे। देखिए, चाहमान नाम से शुरू होता है, चौहान नाम तो बाद में आया। राजस्थान के चाहमान थे। उसी तरह से बुंदेलखंड में, आज के यूपी और एमपी के बुंदेलखंड में चंदेल शासन करते थे, है ना। उस क्षेत्र को कहा जाता है जय जाक भुक्ति। भुक्ति का मतलब प्रांत होता है, तो जयजाक नामक शासक के नाम पर जयजाक भुक्ति नाम पड़ा हुआ है ना। उसी तरह से कन्नौज में और काशी में गाहड़वाल शासन करते थे, जिसके शासक महाराजा जयचंद्र थे, जिनकी कहानियाँ हम लोग कई किताबों में पढ़ते हैं, है ना। उसी तरह से डाहल के प्रदेश में, डाहल आज का जो जबलपुर का जो क्षेत्र है ना, अनूपनगर जबलपुर मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, वो डाहल का क्षेत्र था। डाहल में कलचूरी राजवंश का शासन होता था। उसी तरह से आज मध्य प्रदेश में जो धार नाम का शहर है, पहले उसका नाम धारा था, तो धार में, धारा क्षेत्र में परमाणु का शासन होता था। तो उत्तर भारत का ये कंडीशन था। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपसे एग्जामिनेशन में साल वगैरह नहीं पूछेगा, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी इतनी प्रमाणित नहीं है ना। उस काल के शासकों का नाम, युद्ध, उस काल की रचनाएं जो हैं, किताबें हैं, वो क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पृथ्वीराज रासो का के लेखक का नाम आपसे पूछा जा सकता है ना। जगनक ने परमाल रासो नाम का बुक लिखा। उसी तरह से चौहान शासक विग्रहराज बीसल देव ने हरकेली नाटक नाम का बुक लिखा, है ना। और कई सारी किताबें हैं, आप एक बार लिस्ट देख लीजिएगा। आपसे एग्जामिनेशन में वो बहुत ही कॉमन है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे श्रीहर्ष ने नैषध चरित बुक लिखा, है ना। उस समय के महान लेखक होते थे राजशेखर ने अवंती सुंदरी और बाल रामायण नाम का बुक लिखा। तो ये सारी किताबों का नाम जो है ना, वो नॉर्मल है, वो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है। तो राजपूत एरा में आप सभी बुक्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। जो बड़े राइटर्स हैं उस वक़्त के, है ना, तो उनकी कुछ किताबें आप लिस्ट बना लीजिए, है ना। तो आज का क्लास इतने ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।